हेलो फ्रेंड्स। देखो, कंपटीशन की दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जो ब्रीफ स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, मेरी कंपटीशन की दुनिया में किस तरीका का मेरा सफ़र रहा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने क्लास 10th में मेरे 56% है, केवल और केवल 56% है, और 12th में 63 मतलब 63% है। और कॉलेज में मेरे 49% और वो भी सप्लीमेंट्री से, मतलब कॉलेज है वो मेरी सप्लीमेंट्री से हुई थी। कॉलेज में मेरे इकोनॉमिक्स था, ज्योग्राफी था और इंग्लिश लिटरेचर था। तो ये मेरा एजुकेशनल स्कोर है, आप देख सकते हो। मतलब मैं एक एवरेज, बिलो एवरेज आज आप स्टूडेंट कह सकते हो। शुरुआत में मेरा एजुकेशनल स्कोर ये था। इसके बाद में मैंने जो पहला कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था वो था हाई कोर्ट एलडीसी का। 2016 में एक एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने दिया था। इसमें 3 सब्जेक्ट आए थे, जीके आया था, इंग्लिश आई थी और हिंदी आई थी। इसमें मेरे केवल और केवल 50 मार्क्स थे, और इस टाइम पे इसकी कट ऑफ क्या गई थी वो मुझे याद नहीं है। इसके बाद में जो अगला एग्ज़ाम दिया था वो था पटवार 2016। पटवार 2016 का मैंने एग्ज़ाम दिया था। इसमें मेरे 78% थे और कट ऑफ थी 104%, 104 मार्क्स थी आउट ऑफ 300। ठीक है, 300 में से। तो ये इसके बाद मैंने पटवार का एग्ज़ाम दिया था। इसके बाद मैंने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया था, जो अभी वर्तमान में जिस एलडीसी हो रही है, जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ली गई थी 2018 में। लगभग 12,000 पोस्ट थी इस समय, और मेरे 113 स्कोर था, और मैं टाइपिंग के लिए भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। इसके बाद में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो था वीडियो। उस टाइम पे वीडियो में मेरे 56 मार्क्स आए थे 150 में से, और कट ऑफ उस टाइम पे लगभग 57 नंबर थी, मतलब 150 में जिसके 57 नंबर थे, जहाँ तक मुझे याद है यही कट ऑफ थी। और इसके बाद में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो था ग्रुप डी का, और उसमें मेरे 49% थे आउट ऑफ 100। इसमें मैं मतलब फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। ये इतनी जो एग्ज़ाम है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एग्ज़ाम मैंने, मतलब मैं कोई प्राइवेट जॉब करता था, मतलब किसी कोचिंग में काम करता था, उसके साथ साथ मैंने ये एग्ज़ाम दी है। 1 2 3 4 5 5 एग्ज़ाम मैंने, मतलब काम के साथ साथ 5 एग्ज़ाम मैंने दिए। और इसके बाद में लॉकडाउन लग गया। ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आई कि पढ़ाई के साथ साथ काम आप कर रहे हो तो आपको या तो पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए या फिर पूरा फोकस काम पे होना चाहिए। दोनों में से एक ही काम आपको करना चाहिए। फिर जब लॉकडाउन लग गया तो मेरे पास सोचने का थोड़ा समय मिला मुझे कि वर्तमान में मेरी परिस्थिति कैसी है। जब भी मैं अपने परिवार, अपने बड़े भैया, अपनी मम्मी, अपने पापा के साथ बैठता था तो ऐसे बात करते थे घर वाले कि आज गांव में वो लग गया, वो लग गया। तो ऐसी बातें सुन के घर वाले थोड़े डिमोटिवेट होते थे, उदास होते थे। मेरी शुरुआत में कंपटीशन में कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं अपने परिवार वालों को खुश रखूं। इसके लिए अगर इनकी इच्छा है कि मैं कंपटीशन में बढ़िया प्रदर्शन करूं, तो फिर मैंने यहीं से सोच लिया, क्योंकि लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें सोचने का मुझे समय मिला। तो मैंने यहीं से सोच लिया कि मैं अब जो सारे काम छोड़ के केवल और केवल पढ़ाई करूँगा। तो उसके बाद में मुझे आज भी याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा करी थी, उस दिन मैंने पूरा ऐसे ठान लिया था कि अब आज के बाद में पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। तो फिर वहाँ मैंने सीरियस होकर मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी, और मैं लगभग किताब लेके आया आर एस के लिए मैं लेके आया। मेरा शुरुआत में ये था कि मैं आर एस की प्रिपरेशन करूँगा। या तो कोई काम करो, मत करो तो फिर उसको ऐसे करो, ढंग से करो, मतलब मेरे कहने का मतलब। तो मैंने यही सोच के किया था कि या तो मैं करूँगा नहीं, फिर मैं अगर करूँगा तो फिर पूरी तरीके से मैं इसमें समर्पित होकर ये मतलब पढ़ाई ही करूँगा, और कंपटीशन में मतलब कि जल्दी से जल्दी मुझे नौकरी हासिल करनी है। ये सोच के मुझे आज भी याद है, मैं लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये की किताब लाया था, प्रत्येक सब्जेक्ट की डिटेल वाइज में किताब लाया था। ठीक है। इसके बाद में जब मैं गंभीर रूप से, मैंने लगभग जितना लॉकडाउन रहा उस लॉकडाउन में लगभग 1.5 2 साल में सारी चीज़ें लगभग ठीक ठाक से पढ़ दी, मुझे ठीक ठाक कॉन्फिडेंस भी आने लग गया था। एक बार बीच में जो लॉकडाउन की फर्स्ट, मतलब पहला चरण था, उसके बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन खुला था। उस टाइम पे रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम लगी थी। तो मैं तैयारी तो कर रहा था आरएस की, लेकिन उस वक्त आरएस की कोई एक वैकेंसी नहीं थी, इसलिए मैंने पटवार का सिलेबस फॉलो किया। पूरा पटवार का सिलेबस निकाल के उसको टॉपिक बाय टॉपिक अंडरलाइन करके मैंने पटवार की प्रिपरेशन शुरू करी। लेकिन मैंने फॉर्म और भी भर रखे थे जिसमें रेलवे एनटीपीसी का था। तो मैं
एक बार अक्टूबर में शायद ये थोड़ा सा लॉकडाउन खुला था, उस टाइम पे ये CBT 1 NTPC की लगी थी, तो ये मैं दे के आया था। अब उस वक्त का वाकया बताऊँ मैं आपको कि मेरा ये पहला एग्ज़ाम था और मुझे ऐसे पता भी नहीं था कि मैं मतलब कितनी मेरी क्या वो स्पीड है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, मैंने सोचा फर्स्ट राउंड में मैं वो क्वेश्चन करूँगा जो मुझे आते हैं। और जब एग्ज़ाम पूरा हुआ तो मेरे से मैं 92 क्वेश्चन तक पहुँचा और टाइम कंप्लीट हो गया। तो ये मेरे लिए पहला एग्ज़ाम था। और मुझे मतलब कि पूरा पेपर भी मैं नहीं देख पाया था, इतनी मतलब कि शुरुआत में ये हालत थी, लेकिन फिर भी मैंने 68 क्वेश्चन किए, 92 तक मैं पहुंचा, उसमें से 68 मैंने अटेम्प्ट किए। लेकिन मैंने ऐसे सोचा था कि फर्स्ट राउंड में मैं वही करूंगा जो मुझे सही से आते हैं। संजोग से क्या हुआ, मेरे 3% गलत थे और मेरा नॉर्मलाइजेशन होके इसमें 72 मार्क्स आए थे। नॉर्मलाइज होके इसमें लगभग 72 मार्क्स मेरे आए थे। और मेरे संजोग से मैंने अहमदाबाद से फॉर्म लगाया था, मेरे ऑल लेवल इसमें क्लियर थे। मेरे पहली एग्ज़ाम में ये मेरा स्कोर है। मैं शुरुआत में 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट देके बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि मुझे लगा अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो एग्ज़ाम दी थी मैंने, जिसका सिलेबस मैंने फॉलो किया था बढ़िया रूप से, मतलब गंभीर रूप से जिसकी तैयारी करी थी, पूरा मन लगा के, पूरा अपना ताकत लगा के। ठीक है, मैंने पटवारी की तैयारी करी थी, तो पटवारी में स्कोर था मेरा 224। एक्चुअली में स्कोर मेरा 215 था, नॉर्मलाइजेशन होके 224 हो गया। और इसमें कट ऑफ 225 थी, 225 पॉइंट समथिंग थी, और मेरा स्कोर 224.76 था। मतलब मैं पॉइंट 20 से रहा था, ऐसे मुझे कुछ याद है, लगभग इतना ही स्कोर था मेरा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ मुझे संतोष ये था कि जितना मैंने सोचा उतना ही मेरा स्कोर है। मैंने सोचा कि मेरे 210 से ऊपर हो जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा, तो 215 हो गया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बात अलग है। लेकिन जितनी मेरी प्रिपरेशन थी इससे मुझे संतोष था कि कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने इसी पटवारी के 2 या 3 दिन बाद में RS की एग्ज़ाम थी, फॉर्म मेरा भरा हुआ था, तो RS परी मैंने दिया, उसमें मेरे 97 मार्क्स थे और कट ऑफ 84 थी। और इसके बाद मैंने मतलब विदाउट प्रिपरेशन के मेंस भी दिया था, जिसमें मेरे 145 मार्क्स थे। ठीक है, इस एग्ज़ाम में मतलब मुझे RS मेंस का सिलेबस भी नहीं पता, लेकिन मैंने पटवारी को इसी तरीके से पढ़ाई करी कि मतलब जितना डीप हो सके उतना डीप मैंने पटवारी की पढ़ाई करी, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये था कि एक भी परसेंट छूटना ना पाए। तो फिर वो जो चीज़ें मैंने पढ़ी वो मेरे RS में काम आ गई, और मेरा RS परी भी पास हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला जो एग्ज़ाम है वो मैंने दिया था वीडियो परी का। वीडियो परी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, और इसमें मेरे 72 मार्क्स थे वीडियो परी में, और इसमें कट ऑफ थी 50%। ठीक है, यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि अब जब मेरा पटवार का एग्ज़ाम लगा था उसके बाद में मुझे ये था कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें मैं सिलेक्शन ले लूँगा। और वो फिर वीडियो मेंस का जब मैं टेस्ट सीरीज लगाता था, मतलब क्वालिटी एजुकेशन या फिर और भी जैसे ऑफलाइन टेस्ट लगाता था, मेरा स्कोर लगभग अच्छा खासा आता था, और मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा इसमें तो कन्फर्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा फिर बाद में हुआ क्या, स्कोर 127 ही रहा, और इसमें कट ऑफ थी 129। तो इसमें यहाँ से मेरे को वापस ऐसे लगा कि यार कहाँ कमी रह गई, मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी थी। पहली बार मुझे ये लगा कि 100% देने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन फिर जब मैंने इसका विश्लेषण किया तो मतलब कि हुआ क्या, इस टाइम पे एक बार राजस्थान हाईकोर्ट की एग्ज़ाम लगी थी, उसकी टाइपिंग में मैं कर रहा था 4 घंटे, और 4 घंटे में पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि शायद वो मेरी गलती थी कि मैंने दोनों को एक साथ कर लिया, या तो मुझे टाइपिंग भी करनी चाहिए थी या फिर मुझे स्टडी करनी चाहिए थी। तो यहाँ तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 127 मार्क्स आए थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, 2 गुना में मेरा हो गया था, पटवार में भी मेरे 2 गुना में था, वीडियो में मेरा 2 गुना में था। ठीक है, इसके बाद में मतलब मैंने एग्ज़ाम दी थी, वो थी राजस्थान हाई कोर्ट की। राजस्थान हाई कोर्ट की एग्ज़ाम थी, वो वीडियो मतलब कि मेंस का जब एग्ज़ाम था तब इसकी टाइपिंग थी, दोनों साथ साथ ही थे। इसमें मेरा मतलब कि 252 मार्क्स थे, और कट ऑफ थी वो 224 थी, 224 इसमें कट ऑफ थी। तो मुझे लगा इसमें मेरा आसानी से हो जाएगा, तो मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया। फिर बाद में हुआ क्या कि इसकी जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गई थी, ये एग्ज़ाम रद्द कर दी। तो फिर वहाँ मैं मतलब कि पूरी तरह से वो हाथ पाँव फूल गए कि यार मतलब मैंने पूरी जी जान से इस पर फोकस किया, और ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, और इसके चक्कर में मैं वीडियो से भी रह गया। और एक चीज़ और थी, इस टाइम पे NTPC की एग्ज़ाम और थी, NTPC मेंस। ठीक है, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा था। ये मेरी बाद में मुझे एहसास हुआ ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आप या तो प्रिपरेशन करो तो एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करो, सब पे मत करो। मैं इस टाइम पे 3 एग्ज़ाम में द्वंद्व में था कि मैं क्या करूं।
मैंने एनटीपीसी की तैयारी जारी रखी, मैंने टाइपिंग भी रखी और मैंने वीडियो की भी रखी। यही कारण था कि मतलब मेरा जो वीडियो का पेपर था वो सही नहीं गया, जबकि मुझे कॉन्फिडेंस पूरा था कि मैं वीडियो में सिलेक्शन ले लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करूँगा, अब आने वाली जो एग्ज़ाम होगी उसमें मुझे सिलेक्शन लेना है। फिर जब ये राजस्थान हाईकोर्ट की दोबारा हुई एग्ज़ाम, तो इसमें मेरा 228 मार्क्स था। इस वक्त मैं पढ़ नहीं पाया था, कुछ रीज़न थे, और इसमें मुझे वैसे नहीं कोई दुख नहीं हुआ कि मेरा, क्योंकि मैंने जितनी पढ़ाई करी थी लगभग 6 महीने का गैप हो गया था और 228 मार्क्स थे, इतने ही होने चाहिए थे, क्योंकि कुछ करंट के क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। इसके बाद में मैंने लगभग पढ़ाई, मतलब कि मेरा गैप लगभग 7-8 महीने का हो गया था, और सीईटी की एग्ज़ाम लगी थी। तो फिर मुझे इतना पता था कि अगर मैं सीईटी नहीं दूंगा तो आगे कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मैंने सीईटी 10+2 का एग्ज़ाम दिया और ग्रेजुएशन का दिया। तो इसमें मेरा स्कोर मतलब बिना पढ़े बिना ही ठीक ठाक स्कोर था कि 222 स्कोर, और ग्रेजुएशन में 221 स्कोर था। यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ। इसके बाद में मेरा कोई दोस्त था जिसने मुझे बताया कि कोई जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ रही है और इसमें कॉमर्स का कुछ पार्टीशन है, आपको कॉमर्स का पढ़ना पड़ेगा, पेपर फर्स्ट आपका अच्छा है, आप आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। शुरुआत में मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर बाद में मैंने ये सोचा कि ये एग्ज़ाम है और ये मेरी लास्ट एग्ज़ाम है, भले ही सिलेक्शन हो या नहीं हो, इसके बाद में क्विट कर दूंगा, मैं मतलब प्रिपरेशन नहीं करूँगा। अब लास्ट एग्ज़ाम है तो मैंने इसको उसी तरीके से पढ़ाई करी कि मतलब या तो मैंने अपना 100% दे दिया कि भाई इससे ज़्यादा, और अंत में तो ऐसा लगा मेरे को कि भाई इसमें एग्ज़ाम नहीं, इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी में कभी होगा भी नहीं। ये सोच के मैंने प्रिपरेशन करी। मैं टेस्ट भी देता था, मेरे टेस्ट में अच्छे खासे स्कोर आते थे, चाहे वो किसी भी कोचिंग में हो। मैं जयपुर ऑफलाइन कोचिंग भी मैंने करी थी और मैं ऑफलाइन टेस्ट भी देता था। लास्ट टाइम पे ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना 100% इसमें पूरा लगा दिया है, जितनी मेरी ताकत थी उतनी मैंने पूरी यूज कर ली है। अब इसके आगे जो कोई एग्ज़ाम होगा वो मैं तभी दूंगा जब इसमें मेरा स्कोर अच्छा होगा यार, इसमें मेरा सिलेक्शन होगा। तो फिर बाद में इसके बाद में ये एग्ज़ाम हुआ तो इसमें मेरे 615 नंबर थे। शुरुआत में 602 थे, फिर बाद में क्वेश्चन डिलीट हो गए, वो बढ़ गए थे। तो शुरुआत में ही मुझे जब अपने दोस्तों से ऐसे रिस्पॉन्स मिला कि तेरा हो जाएगा, मैंने कोचिंग वालों से भी जाके डिस्कशन किया, तो उन्होंने भी मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि आपका हो जाएगा, और फाइनली जूनियर अकाउंटेंट में मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। इसके बाद में जो मतलब ये एग्ज़ाम थी 11 फरवरी को, इसके 1 या 2 दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, 11 फरवरी 2024। ठीक है। इसके बाद में भी मैं और एग्ज़ाम देता रहा। मैंने हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम दी जिसमें मेरी ऑल राजस्थान 427 रैंक थी, और हॉस्टल वार्डन एक और थी ग्रेजुएशन की, उसमें मेरे ऑल राजस्थान 314 रैंक थी। लेकिन फाइनल सिलेक्शन इन दोनों में नहीं हुआ क्योंकि पोस्टें काफ़ी कम थी। ठीक है। इसके बाद में मैंने जो एलडीसी है ये भी मैंने एग्ज़ाम दी थी, इसमें मेरे 139 मार्क्स है, मतलब मैं टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हूँ, लेकिन मैंने टाइपिंग नहीं दिया क्योंकि मेरा जूनियर अकाउंटेंट में ज्वाइनिंग हो गई थी। तो ये मेरा अब तक का कंपटीशन का सफ़र है। इससे पूरे प्रोसेस में मेरे को लगभग, वैसे देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद में 4 साल बाद में, मतलब इन 4 साल या 5 सालों में मैंने इतनी भयंकर तैयारी करी जितनी मैंने अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में जितनी पढ़ाई नहीं करी उससे 2 गुना 3 गुना मैंने कंपटीशन में आने के बाद में पढ़ाई करी है। दूसरी चीज़, आप देख सकते हो कि मैं शुरुआत में ऐसा मतलब एवरेज से भी बिलो एवरेज में स्टूडेंट था, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती थी गणित वगैरह, लेकिन मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से शुरू करी और ये ठान के करी कि मुझे, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे कंपटीशन में जॉब लगना है, मुझे सरकारी नौकरी लगनी है, जिस दिन से मैंने ये सोचा उस दिन से मेरा माइंड अपने आप ये रिएक्ट करने लग गया, मतलब ऑटोमेटिक वो चीज़ें रिएक्ट करने लग गया कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब कोई एक्सक्यूज़ रहा ही नहीं। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे, कभी दोस्तों से, किससे, कोचिंग से, यूट्यूब से, कैसे भी करके मैंने गणित सीखी। सबसे पहले गणित सीखी, गणित आने के बाद में मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ गया, बाकी सारी चीज़ें मैं कर लेता, क्योंकि मुझे पता है कि गणित मुझे नहीं आएगी तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था तो इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं, और ऑफलाइन मैंने बहुत सारा प्राइवेट में काम किया है तो मुझे कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज हो गया था। वर्तमान में जो कंपटीशन का दौर चल रहा है उसमें आपको इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ, ये तीनों में से किसी 2 सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल होनी ज़रूरी है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आप आज प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, किस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँगा कि या तो कोई काम करो, मत करो तो फिर इस तरीके से करो कि इस दुनिया में या फिर आपके जो फील्ड में आपसे बेहतर वो काम कोई दूसरा नहीं कर पाए।
या फिर आप ऐसे टाइम पास कर रहे हो कि 2 दिन पढ़ो 2 दिन नहीं पढ़ो तो छोड़ दो। मैं सही बोल रहा हूँ, या तो करो मत। ऐसे नहीं कि 4 घंटे प्राइवेट कर रहे हो 4 घंटे काम कर रहे हो, तो मुश्किल है। वर्तमान में जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, जो कंपटीशन का स्तर चल रहा है, उसको देखते हुए पॉसिबल नहीं है कि आप प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर सकते हो। दूसरी चीज़, जिस भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे लगभग 1 या 2 स्टेप ऊपर की आप सोच रखो। क्योंकि आप ऐसे सोचोगे कि मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, ये नहीं आएगा, तो ये गलत है। आप अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो तो आप ये अप्रोच रखोगे तो आप कभी सिलेक्शन नहीं दे पाओगे। आप जहाँ पढ़ रहे हो उससे भी 1 2 3 स्तर ऊपर तक की पढ़ाई करो। मतलब जहाँ अन्य लोग छोड़ देते हैं उससे भी 2 3 डीपली जाओ, 2 3 लाइन डीपली जाओ कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, एक भी चीज़ छूटने न पाए। इस तरीके से सोच के पढ़ो तो आप एक ना एक दिन कन्फर्म सिलेक्शन ले पाओगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये सोचोगे कि मुझे टॉप 100 नहीं, मुझे टॉप 50 में ही आना है, ये सोच के पढ़ोगे ना, तो जिस दिन से आप ये सोचोगे ना कि मुझे टॉप 50 या टॉप 20 में आना है, उस दिन से आपका दिमाग अलग तरीके से सोचने लग जाएगा। क्योंकि मैं तो अपनी अपनी देखो वो बता रहा हूँ, मतलब कि जो मेरे साथ चीज़ें हुई है, मैं मतलब कि इतना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट नहीं रहा हूँ स्कूलिंग लाइफ में, या फिर कहीं भी मतलब टेस्ट देता था, लेकिन मैंने एक दिन ये सोचा कि भाई मुझे पढ़ना है और मैं जहाँ रहूँगा, जिस कोचिंग की टेस्ट सीरीज दूंगा वहाँ मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े। ऐसे सोचते ही सेकंड चीज़ मेरे दिमाग में क्या आई कि फिर वो चीज़ें मुझे पढ़नी है जो कोई नहीं पढ़ता, जो कोई नहीं पढ़ रहा, जो सारी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, वो चीज़ें मुझे पढ़नी अपने आप मेरे दिमाग में आई। तो मतलब आप जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से आप बनते जाओगे। मैंने डीपली से डीपली चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी कि ये भी मुझे पढ़ना है। उससे हुआ क्या, जो चीज़ें मुझे जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं वो तो याद हुई हुई, डीपली चीज़ें होने से एक प्रत्येक चीज़ की एक स्टोरी बन गई। क्योंकि जब मतलब कि पूरा गैप भर जाता है चीज़ों का, मतलब तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आने लगती है। मतलब चीज़ें छोड़ छोड़ के आप 1 लाइन पढ़ो, 1 लाइन पढ़ो, कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ पाती है। जब सारी कड़ी आपस में जुड़ जाती है ना, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती है बेहतर ढंग से। और स्टोरी बन जाने से क्या है, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो मेरी राय है आप पढ़ो तो सबसे पहले ये दिमाग में बिठाओ कि मुझे टॉप 100 में या टॉप 50 में आना है। बाकी आगे की चीज़ें आपको अपने आप दिखने लग जाएगी। ये मेरी राय है। इसके अलावा अन्य जो मतलब कि मुझे कंपटीशन के टाइम में जो भी बाधाएं आई, या फिर जो भी मेरे एक्सपीरियंस वगैरह है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपको अगर कंपटीशन में जो भी कोई दिक्कतें आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हो सकता है आपकी जो समस्या है उसका समाधान दे पाऊँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। धन्यवाद।